Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. Okay, so as you know that I am Akshay Jain और हम लोग यहाँ पे CSIR नेट की ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और उसी ऑर्डर में हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट आपका नेट का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी इस फ्री कोर्स का बेनिफिट मिल पाए। और क्लासिकल मैकेनिज्म हमने स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले हम लोग के 9 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के। लैग्रेंजन हमारा चल रहा है। लैग्रेंजन में लास्ट 5 लेक्चर हो चुके हैं, ये लेक्चर नंबर 6 है। तो लैग्रेंजन की हर तरह की प्रॉब्लम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारी हमने कर ली प्रॉब्लम और कुछ हम लोग करेंगे और इसके बाद में हम लोग करेंगे लास्ट ईयर्स की प्रॉब्लम्स जो लैग्रेंजन से आई है CSIR नेट में, ठीक है ना। कुछ करेंगे हम लोग गेट की प्रॉब्लम, कुछ करेंगे हम लोग जेस्ट की प्रॉब्लम जो लैग्रेंजन की आई हुई है। चलिए हम आप नेक्स्ट प्रॉब्लम में मूव ऑन करते हैं। तो अगला जो आपका प्रॉब्लम है वो इस तरह का है, लाइक दिस। सो फाइंड मास मूव्स इन अ वर्टिकल प्लेन अलोंग अ गिवन कर्व। आपको अब दिख जाएगा, ठीक है। पढ़ो अब इसको। फाइंड मास मूव्स इन अ वर्टिकल प्लेन अलोंग अ गिवन कर्व इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। द इक्वेशन ऑफ मोशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म इज x इज इक्वल टू एक्स एक्स। मतलब ये है कि यहाँ पे दो वेरिएबल हैं x और z, और ये किसी तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं, मान लीजिए s पर डिपेंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप केवल s को चेंज करो s को आप चेंज करोगे तो x और z अपने आप चेंज होगा। सो इन शॉर्ट में ये बात बोल दूं कि यहाँ पर केवल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, s, क्योंकि s के चेंज होने से आपका सिस्टम चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो मिनिमम कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होती है हमें, तो मिनिमम यहाँ पे आप दो कोऑर्डिनेट को वेरी करवाओगे, x को और z को। इससे अच्छा है कि आप केवल s के ऊपर फोकस करो। तो यहाँ पर हमारे पास केवल s एक ऐसा कोऑर्डिनेट है जो चेंजेबल है, और उस s के चेंज होने से आपका x और z चेंज हो रहा है। सो राइट डाउन द लैग्रेंजियन इक्वेशन। तो यहाँ पे आप देखना z इस पर डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको x डॉट और z डॉट लिखना है। तो अगर आपको x डॉट लिखना है इसका मतलब x का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ओके। तो यहाँ पे x डिपेंड कर रहा है s के ऊपर, तो अगर आपको t के रेस्पेक्ट में चेंज निकालना है तो वो t के रेस्पेक्ट इस तरह से निकल जाएगा। तो आप लोग ये सिंपल पार्टीशन के फॉर्मूले पता होंगे। तो मैं डेल एक्स अपॉन डेल एक्स को x डैश लिख देता हूँ और डेल एस अपॉन डेल टी को एस डॉट लिख देता हूँ। ठीक उसी प्रकार से जेड डॉट बराबर क्या हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल एस प्लस, क्योंकि आपका z डिपेंड करता है s के ऊपर, z डिपेंड करता है s के ऊपर, और आपको अगर z में चेंज करना है तो आपका s में चेंज हो जाएगा, एक ही बात है। तो या फिर ऐसे आप कंपेयर कर लो, डेल्टा एस कट जाएगा, वैसे काटना नहीं है बट इसे समझने के लिए आप देख लो, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा लाइक। तो हम इसको जब सोल्व करेंगे, दोनों वैल्यू पर पुट करेंगे, तो यहाँ पे आप देखना कि हाफ एम एस डॉट स्क्वायर एक्स डैश एस स्क्वायर। तो यहाँ पे केवल एस एक ऐसा वेरिएबल है जिसके ऊपर डॉट लगा हुआ है। इसका मतलब जिसके ऊपर डॉट लगा होता है वही कहलाता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। या फिर मैं ये बोल दूं कि जिस भी कोऑर्डिनेट को चेंज आप करते हो वही कहलाता है आपका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे केवल एस यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वही हो जाएगा। तो हाइट क्या होती है, जेड हाइट है, आपका पार्टिकल ऊपर से गिर रहा है, मान लीजिए ये आपका जेड हाइट से आपका पार्टिकल ऊपर से गिर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, ऊपर से अगर पार्टिकल गिर रहा है तो लाइक दिस। तो एम जी जेड, और जेड डिपेंड कर रहा है एस के ऊपर। तो लैग्रेंजन बराबर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी माइनस का पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज हाफ एम एस डॉट स्क्वायर और एक्स। ये डैश के ऊपर ध्यान ना दें, डैश का मतलब तो क्या होता है कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल का एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, उस पर्टिकुलर वेरिएबल का एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, हमें डॉट के ऊपर ध्यान देना है। तो जिस भी वेरिएबल के ऊपर डॉट लगा हुआ है, जिस भी वेरिएबल के ऊपर डॉट लगा हुआ है वही आपका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे एस के ऊपर डॉट लगा हुआ है इसलिए केवल एस ही जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, याद रखना। तो लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप लोग निकालते हो इस तरह से, तो वो केवल एस के रेस्पेक्ट में निकलेगी। तो मैंने सिंपली डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एस डॉट किया, मतलब मैंने इस इक्वेशन को
एस डॉट के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, तो एज यू नो दैट लैग्रेंजन इज अ फंक्शन ऑफ द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी और टाइम, है ना। तो यहाँ पे जनरलाइज्ड वेलोसिटी और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट होता है, तो यहाँ पे आपको एस डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो केवल एस डॉट का ही होगा, समझना, एस वाले का कुछ नहीं होगा। तो मैंने एस डॉट का कर दिया, यहाँ पे एम एस डॉट, है ना, ये डबल डॉट नहीं आएगा, सिंगल डॉट आएगा, ये डबल डॉट नहीं आएगा, यहाँ पे ये सिंगल डॉट आएगा केवल, क्योंकि दो आगे आ जाएगा, ठीक है ना, तो दो आगे आ जाएगा तो बेसी बात है, लाइक दिस, और ये ही सही। और एस के रेस्पेक्ट में करोगे तो एस के रेस्पेक्ट में करना है आपको, तो बेसी बात है एस इसका भी पैरामीटर है तो ये भी होगा एस के रेस्पेक्ट में, और इसका भी होगा एस के रेस्पेक्ट में, तो और इसका तो होगा ही होगा। तो इस प्रकार से अगर हम डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एस निकालता हूँ तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ इसको, माइनस का एम जी डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा एस, क्योंकि जेड डिपेंड कर रहा है एस के ऊपर, समझ में आ रहा है, तो जेड डिपेंड कर रहा है एस के ऊपर, तो डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा एस तो आएगा ही आएगा, प्लस हाफ एम, यहाँ पर x डैश है वो भी s पर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे 2x डैश डेल x डबल डैश लाइक दिस, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं इसको, ओके। और ये भी आपका 2 है, दिस नॉट, ये आपका 2 है यहाँ पे, क्योंकि दो आगे आ जाएगा, और z डैश और z डबल डैश, समझ आ रहा है, तो 2x डैश x डबल डैश प्लस 2z डैश z डबल डैश और s डॉट स्क्वायर लाइक दिस, ठीक है। तो नाउ आपने दोनों वैल्यूज ऊपर पुट कर दी, वैल्यूज पुट करके दो से दो कट जाएगा आपका, ये दो से ये दो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा बस, और आपका जो बच रहा है वो आप ऊपर पुट कर दो, और इस तरह से आप सिंपली सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, तो एम एस डॉट और डी अपॉन डी टी लाइक दिस, और ये दोनों इक्वेशन आपकी सेम ही है, ये और ये तो सेम लिखी हुई है ना, तो ये आपके पास में जाएगी, दिस इज द लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, समझ आ रहा है इस तरीके। तो आपसे लैग्रेंज अकेला पूछेगा वो और खुद ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स ऑन अ प्लेन इन द फील्ड ऑफ फोर्स गिवन बाय पोलर कोऑर्डिनेट, ये आपके पास में पोलर कोऑर्डिनेट मतलब वो कोऑर्डिनेट जो r और थीटा पर डिपेंड करते हैं उसी को बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे r और थीटा पर, अब आप देखो यहाँ पर फोर्स जो है वो थीटा का फंक्शन भी है, समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि फोर्स केवल r का फंक्शन नहीं है, वो थीटा का फंक्शन भी है, इसलिए मैं इसे सेंट्रल फोर्स नहीं बोल सकता, ठीक है ना, इसे मैं सेंट्रल फोर्स नहीं बोल सकता। तो यहाँ पर आपका फोर्स आर केप का फंक्शन है, ऑब्वियसली बात थीटा पर डिपेंड कर रहा है, वेयर के इज द कांस्टेंट, तो आर केप इज द रेडियल यूनिट वेक्टर, so with the angular momentum of the particle about the origin be conserved, justify your statement and obtain the differential equation of the orbit of the particle like this। तो यहाँ पे T बराबर क्या है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, तो पोलर सिस्टम में हम लोग जानते हैं एज यू नो दैट इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, इस तरह से हम लोग लिखते हैं, मैंने आपको बताया था, जिसने लेक्चर नहीं देखा हो मेरा तो लेक्चर देख लेना, कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला मैंने आपको बताया था, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको सब समझाया मैंने, पोलर क्या होता है, सिलेंड्रिकल क्या होता है, लाइक दिस। अब यहाँ पे देखो फोर्स दिया हुआ है, फोर्स गिवन है, तो ये कंजर्वेटिव नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव है, मतलब कि हमें लैग्रेंजियन इक्वेशन जो काम में लेनी है वो नॉर्मल वाली काम में लेनी है। आपको पता होगा नॉर्मल क्या होती है, डी अपॉन डी टी डेल्टा टी अपॉन डेल्टा थीटा डॉट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास थीटा पर डिपेंडेंट है, तो हम मैंने थीटा करस्पॉन्डिंग लिख दी यहाँ पे डेल्टा टी अपॉन डेल्टा थीटा डॉट, और यहाँ पे माइनस आता है, दिस इज माइनस डेल्टा टी अपॉन डेल्टा थीटा, और जी थीटा, जी क्या है यहाँ पे कैनोनिकल, एक तरह से आप मोस्ट ऑफ द फोर्स बोल सकते हो, जनरलाइज्ड फोर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, जी को, जी थीटा इज द जनरलाइज्ड फोर्स, इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए, देखो इसका वैल्यू क्या होता है, एफ थीटा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा क्यू के, अब यहाँ पे क्यू के क्या है आपका, क्यू के ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे क्यू के क्या है आपका थीटा है, मतलब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, तो जिसके रेस्पेक्ट में हमने इक्वेशन निकाला है वही आपका कहलाएगा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, सिंपली, है ना, वही आपका कहलाएगा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब आगे देखो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा थीटा डॉट आप निकालो, तो केवल इसी को डिफरेंशिएट कर पाओगे आप, थीटा डॉट को, और तो किसी को नहीं कर पाओगे,
तो ये 2 आगे आ जाएगा, तो 2 आगे आ जाएगा, 2 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर थीटा डॉट सिंपली। इस पूरी काइनेटिक एनर्जी में थीटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे एफ बराबर क्या है, एफ आर आर के प्लस एफ थीटा थीटा केप। थीटा केप का तो कोई अपने पास फैक्टर है ही नहीं फोर्स के अंदर, केवल आर वाला फैक्टर है, तो हम एफ आर लिख सकते हैं माइनस का के आर कोस थीटा सिंपली। तो यहाँ पे जी थीटा बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा थीटा डॉट, जैसे आपको बताया मैंने ऊपर की तरफ वही है। और ये केवल आपको आर केप के अंदर ही निकालना है, क्योंकि आर केप का आर केप से ही डॉट निकलेगा, थीटा केप के साथ डॉट तो 0 होता है उसका। तो आगे हम सोल्व करेंगे इसको जब, तो इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे जी थीटा बराबर एफ आर आर केप, और ये हो जाएगा आर थीटा केप। जब मैं आर को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा, बेसिकली इसको थोड़ा हटा दो, ये मैं आपको समझाता हूँ दोबारा से। हाँ अब देखना, अब समझना। यहाँ पे जो आपका फंक्शन आर वेक्टर है, इसको आपने थीटा के रेस्पेक्ट में सिंपली डिफरेंशिएट किया, आर वेक्टर को थीटा के रेस्पेक्ट में आपने क्या किया, सिंपली डिफरेंशिएट किया सपोज। अब देखते हैं इसको हम अगर थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो बेसिकली हम लोग आर वेक्टर बराबर क्या लिखते हैं, आर वेक्टर पोलर के अंदर आप जानते हो आर कोस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। मैंने आपको कल समझाया था थोड़ा बहुत, अगर आपको पता हो आर वेक्टर के बारे में, तो मैंने फिर आपसे ये कहा था कि आर वेक्टर अपॉन आर बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा आई कैप। मतलब कि ये तो आई कैप और जे कैप की फॉर्म में है, और साइन थीटा जे कैप, तो ये तो केवल कोस और साइन की फॉर्म में, मतलब आई कैप जे कैप। मुझे तो क्या है आर कैप और थीटा कैप की फॉर्म में चाहिए सपोज। तो अगर मुझे आर कैप और थीटा कैप की फॉर्म में चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरे पास, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द पोलर सिस्टम, तो डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप। दिस इज अ सिंपल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन अ पोलर सिस्टम। तो अगर मैं सिंपली आर वेक्टर लिखता हूं, तो आर आर के प्लस आर थीटा थीटा के, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको। ओके, तो जब मैं डेल्टा आर वेक्टर अपॉन आर थीटा निकालूंगा ना, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सिंपली, अब यहाँ तो थीटा है नहीं, तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस आर थीटा केप, केवल इतना बच जाएगा। इसका मतलब डेल्टा आर अपॉन डेल्टा थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे, आर थीटा केप है, समझ रहा है। इसको नीचे पुट कर दो बस, इसको मैं नीचे पुट किया, तो ये क्या हो जाएगा आर थीटा केप हो जाएगा सिंपली, ठीक है ना। और थीटा केप से डॉट लेना, थीटा केप का आर केप से 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर एफ थीटा। तो यहाँ पे एफ थीटा इस तरह से। और अभी हम लोग ऊपर लिख चुके हैं कि हमारे पास केवल फोर्स का रेडियल कंपोनेंट अवेलेबल है, मतलब आर वाला कंपोनेंट अवेलेबल है, एंगुलर वाला अवेलेबल नहीं है, मतलब एफ थीटा हमारे पास 0 है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा एफ थीटा बराबर 0, तो जी थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। सो यू कैन से दैट अगर आपने थीटा केप के रिस्पेक्ट में इक्वेशन ऑफ मोशन निकाला है, तो यहाँ पे मैं वापस यहाँ आता हूँ, यहाँ पे आपका देखो ये 0 है, फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि ये भी 0 है, मतलब डेल्टा टी अपॉन डेल्टा थीटा भी 0 है, और जी थीटा भी 0 है, दोनों 0 है हमारे पास। जब दोनों ही 0 है, तो मैं क्या करूँगा, इसको इक्वेशन को इस तरह से लिख सकता हूँ, है ना। फिर इसको सोल्व कर लो, तो सोल्व करोगे तो इंटीग्रेट कर दो टी के रेस्पेक्ट में, तो ये तो डिफरेंशिएट है, तो ये तो इंटीग्रेट होके वापस से वही दे देगा। तो आपका एंगुलर मोमेंटम क्या रह जाएगा, कंजर्व। ओके, दैट इज टी इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर
थीटा डॉट स्क्वायर। तो फिर आप लोग अगर दूसरा लोगे मतलब क्यू के लोगे आर बराबर, तो यहाँ पे हमारे पास अब जनरलाइज कोऑर्डिनेट आर है, तो एफ बराबर ही हो जाएगा माइनस का के आर, ये सिंपली वही है। तो फिर आपको जी के निकालना पड़ेगा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा के, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का के आर आर केप की फॉर्म में, एफ तो आपका केवल आर केप पर डिपेंड कर रहा है, फिर डॉट लेना पड़ेगा आपको, और डॉट आप इस तरह से ले सकते हो, ये तो कार्टेशियन के अंदर हमने लिख दिया। और अगर मैं बात करूं डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा आर में अगर निकालना चाहूँ यहाँ पे, तो क्या होगा, मैंने लिखा था आर आर के प्लस आर थीटा थीटा के, तो यहाँ पे अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा आर के प्लस थीटा थीटा के, लाइक दिस सपोज। और अगर मैं कार्टेशियन में निकालूंगा तो कार्टेशियन तो ये वाला हो जाएगा। अब मुझे केवल आर के वाला फैक्टर चाहिए यहाँ पे, तो मुझे केवल आर के वाला फैक्टर चाहिए, तो ये आपका अगर मैं कर दूं तो जी के बराबर कितना हो जाएगा एफ के कितना हो जाएगा यहाँ पे, एफ के हमारे पास कितना है माइनस का के आर कोस थीटा आर के डॉट डेल आर अपॉन डेल्टा आर, मतलब कि आर के प्लस थीटा थीटा के, तो केवल आर के वाला कंपोनेंट निकल के आएगा, थीटा के तो जीरो हो जाएगा। तो जी के बराबर कितना हो जाएगा माइनस का के आर कोस थीटा। समझ में आ रहा है, इतना सा आपको लेना है काम में, वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है। जी के बराबर फाइनली कितना हो जाएगा हमारे पास, तो आप कार्टेशियन में सोल्व ना करके सिंपली इसको पोलर के अंदर डायरेक्टली सोल्व करो तो दिक्कत नहीं आएगी। तो जी के बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास माइनस का के आर कोस थीटा, ये आ जाएगा। जो मैंने ऊपर सोल्व करके आपको दिखाया है वही आपको देखना है यहाँ पे, वही आपका समझ में आ जाएगा आपको। अब डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आर डॉट निकाल लो, सिंपली डेल्टा टी को डिफरेंशिएट कर लो आर डॉट के रेस्पेक्ट में, फिर आर के रेस्पेक्ट में कर लो, सोल्व कर लो। तो यहाँ पे ये इस तरह का प्रॉब्लम आपके सामने सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो इसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, एम आर डबल डॉट माइनस का एम आर स्क्वायर थीटा डॉट और माइनस का ये समथिंग हो जाएगा। चलिए ये हमारे पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट, मूव ऑन करते हैं अगली प्रॉब्लम पे, ठीक है। तो जो आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम होगा वो देखते हैं। ये है हमारे पास कोई भी आपका है, देखो shown an inclined plane of mass m is, ठीक है, इट इज स्लाइडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस। एक आपका मास m है, ठीक है ना। अब ये एक दूसरा मास और है यहाँ पे, इसको आप एक तरह से मान लीजिए, इसको m2 मान लो, इसको आप m2 ले लो, है ना, इसको आप m2 ले लो। और ये जो आपका सरफेस है हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसको आप m1 ले लो। इज स्लाइडिंग ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस, उसका मास m2 ले लो, ठीक है ना। अब मुझे, मैंने आपसे कहा था आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी, तो सिस्टम के अंदर जितने मासेस होते हैं उतनी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी टर्म आती है। तो इधर देखना, मैं इस डायग्राम को वापस बनाता हूँ आपको समझाने के लिए, आपको समझ में आइएगा प्रॉब्लम क्या है। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जो m1 मास का है, और इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक m2 मास का पार्टिकल जो है वो स्लाइड कर रहा है। अब ओरिजिन आप कहीं भी ले सकते हो, मान लीजिए ओरिजिन मैंने ऊपर ले लिया यहाँ पे सपोज, तो डायग्राम आप देखना। चलिए इस क्वेश्चन को आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ, आप लोग कल करके लाना इसको, अगर आपको नहीं आता है तो मैं समझाऊंगा आपको, है ना। मैं आपको हिंट देता हूँ, सिस्टम के अंदर दो मास अवेलेबल है, ठीक है ना। ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, समझते रहना इसको, है ना। तो ये आपका इंक्लाइंड प्लेन m1 मास का है, m1 मास का है ना यहाँ पे। तो ऑब्वियसली बात है ये आपका जो है m1 मास का पार्टिकल इंक्लाइंड प्लेन है, ये आपका ओरिजिन मान लीजिए, रेफरेंस पॉइंट हम ये ले लेते हैं, दिस इज योर रेफरेंस पॉइंट, दिस इज योर रेफरेंस पॉइंट, है ना, दिस इज योर रेफरेंस पॉइंट। ये आपका ओरिजिन है जहां से हम लोग को डिस्टेंसेस मेजर करनी है, दिस इज योर ओरिजिन, ओके। अब यहाँ पे आप देखना, ये पार्टिकल जो है m1 जो आपका मास है, इस m1 मास का, इसको थोड़ा
यहाँ करता हूँ ताकि आपको मेरा पिक दिख जाएगा वरना, है ना। तो यहाँ पे आप देखना इस m1 मास का जो ये आपका प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन है, इसके पास y एक्सिस तो कुछ है नहीं क्योंकि इसका y तो 0 है, ठीक है। इसके पास केवल x एक्सिस अवेलेबल है, मतलब कि ये केवल x के ऊपर अवेलेबल है, y के ऊपर तो अवेलेबल ही नहीं है। इसका मतलब ये जो आपका m1 पार्टिकल है, इस m1 पार्टिकल के मतलब कि इस m1 इंक्लाइंड प्लेन के कोऑर्डिनेट को मैं x1 और y1 मान लेता हूँ, ठीक है ना। और इसका y1 तो वैसे भी क्या है, 0 है। इसका y1 तो वैसे भी क्या है, 0 है। केवल इसके पास में x1 है। x1 मतलब कि इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का, तो सपोज यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, x1, केवल इसके पास x1 है। अब ये मोशन के ड्यूरेशन में ये x1 आपका चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो जो ये पहला वाला मास है, पहला वाला मास मतलब कि ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, तो पहले वाले मास के करस्पॉन्डिंग पहली वाली काइनेटिक एनर्जी की टर्म क्या आ जाएगी, m x1 डॉट स्क्वायर। समझ गए आप, तो आप v स्क्वायर लिखते हैं ना हम लोग, तो केवल x1 चेंज है तो केवल t1 बराबर कितना जाएगा, हाफ m m1 x1 डॉट स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप चेक करना दूसरा दूसरा मास हम लोग चेक करते हैं। पहला वाला तो हमारे पास आ गया, दूसरा वाला मास हम देखते हैं। आपको दिया हुआ है कि इस इंक्लाइंड प्लेन का हाइट h है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट कितना है, पूरा इंक्लाइंड प्लेन का हाइट कितना है, h है। यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट कितना दिया हुआ है आपको, h दिया हुआ है। यहाँ पर मैं एक और मास मानता हूँ जो आपको m2 दिया हुआ है, दिस इज योर मास m2। अब इस m2 के कोऑर्डिनेट में मान लूं, अगर मैं मान लेता हूं x2 डैश और y2 डैश अवेलेबल है, सपोज इस m2 के कोऑर्डिनेट मान लूं मैं x2 डैश और y2 डैश अवेलेबल है, ठीक है। और इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल इसने दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है ना। तो क्या मैं, अगर मैं ऐसे ले लेता हूं इसको, ये एक्सिस ले लूं मान लो, तो अगर ये आपका जो है ओरिजिन ऊपर की तरफ है और ये रेफरेंस पॉइंट भी ऊपर की तरफ है, मतलब कि यहाँ पर ओरिजिन मतलब रेफरेंस पॉइंट इस मास के लिए है, m1 मास के लिए रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर था, है ना। m2 मास के लिए मान लीजिए ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर अगर रेफरेंस पॉइंट लिया और इसके करस्पॉन्डिंग इसका जो वो देखते हैं, एक बार क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट देखते हैं इसके। अगर हम लोग कोऑर्डिनेट देखते हैं तो ये जो एक्सिस है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये कहलाएगा, देखो यहाँ पे अगर इस मास को मैं देखूं तो इसका यहाँ पर एक m2g एक फोर्स कॉम्पोनेंट लगेगा, m2g, है ना। नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा m2g, ठीक है। अगर ये आपका थीटा है तो इधर की तरफ कितना लग जाएगा, अगर ये आपका थीटा है, इधर आपका m2 है, ये आपका थीटा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, ये भी थीटा होगा। ऑब्वियस सी बात है अगर ये थीटा है तो ऊपर जो बनेगा ये भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है ना। थीटा के सामने वाली एक्सिस साइन की होती है और थीटा से चिपका हुआ एक्सिस किसका होता है, कोस का होता है। ये बात हमें पता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्चुअली में, अगर मैं देखूंगा तो ये आपका थीटा है। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ x2 y2 डैश, x2 डैश और y2 डैश सपोज, तो ये हम लोग मान लेते हैं x2 डैश और y2 डैश। और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं इसको, ये जो आपका एक्सिस है, रेफरेंस पॉइंट्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको x2 ले लो आप, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x2 कोस थीटा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा x2 कोस थीटा, और थीटा के सामने जो होता है वो होता है आपका साइन वाला। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मैं x2 मान लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस में कितना मान लेता हूँ, x2 मान लेता हूँ, ठीक है। और थीटा से चिपका हुआ तो कोस का, थीटा के सामने साइन का होता है, तो ये वाला एक्सिस हो जाएगा x2 साइन थीटा। पार्टिकल के कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ ऊपर से पार्टिकल सरक रहा है और x2 डिस्टेंस तक सरक चुका है पार्टिकल, और इसके मान लेते हैं x2 डैश और y2 डैश। मैं डैश इसलिए मान रहा हूँ कोऑर्डिनेट को क्योंकि मैंने x2 डिस्टेंस पहले ही ओरिजिन से मान ली। पार्टिकल ने जब ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया तो यहाँ पे लिखा हुआ भी तो है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, x2 डिस्टेंस कवर किया है,
इसका मतलब वो वहां से लेके यहाँ तक आया तो x2, और ये थीटा एंगल कवर कर रहा है तो कितना हो जाएगा x2 डैश, और ये ठीक उसी में अगर मैं बात करूं, अगर ये थीटा है तो यहाँ पे उसका जो एंगल है वो हो जाएगा m2g साइन थीटा, इतना फोर्स कॉम्पोनेंट आएगा। अगर मैं यहाँ निकालूंगा इस तरफ, अगर कोई पार्टिकल का इधर जा रहा है mg, ठीक है ना, तो इधर जाएगा आपका और इधर जाएगा, उसके दो जाएंगे कंपोनेंट, ठीक है ना। अगर mg नीचे जा रहा है तो इधर क्या हो जाएगा mg साइन थीटा, और इधर क्या हो जाएगा mg कोस थीटा, लाइक दिस। इस तरह से निकल सकते हैं हम कंपोनेंट, क्योंकि आपका एंगल जो है वो यहाँ से बना हुआ है ना, उसका एंगल यहाँ से बना हुआ है, तो एंगल के सामने तो साइन ही होता है, ऑब्वियस सी बात है। चलिए वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हम लोग इतना यूज नहीं लेंगे। आपका मेन काम तो ओरिजिन से उसका कोऑर्डिनेट लेने का है बस। अगर आपको कोऑर्डिनेट लेने आ गए तो फिर आपको आ जाएगा। तो T1 तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, केवल M2 मास का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग को कोऑर्डिनेट तो लेने ही है। अब आपको केवल इसका ये तो मिल गया कि x2 साइन थीटा और x2 कोस थीटा। अगर मान लीजिए मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है ना, तो ये हो जाएगा h माइनस x2 साइन थीटा, दिस इज h माइनस x2, क्योंकि ऊपर पूरा पूरा h है, ऊपर का हिस्सा आपने x2 साइन थीटा से कवर कर लिया, तो कितना बच जाएगा h माइनस x2 साइन थीटा। तो हमारे पास y एक्सिस का भी आ गया। अब मुझे केवल काइनेटिक एनर्जी लिखना है m2 पार्टिकल का। सो काइनेटिक एनर्जी फॉर द m2 पार्टिकल बराबर कितना हो जाएगा, हाफ m x2 डैश का स्क्वायर, क्योंकि मैंने उसके दो माने कोऑर्डिनेट, और y2 डैश का स्क्वायर, क्योंकि पार्टिकल के पास में x कोऑर्डिनेट भी है और y भी है। x मतलब कि रेफरेंस पॉइंट से x एक्सिस पर वो कितना अवेलेबल है। तो आप चेक करें कि रेफरेंस पॉइंट से x एक्सिस पर वो कितना अवेलेबल है। मैं दिखाता हूँ आपको कितना अवेलेबल है। ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, मान लीजिए इस रेफरेंस पॉइंट से यहाँ पर आपका m2 अवेलेबल है, तो यहाँ तक का आपको डिस्टेंस काउंट करना है। तो x1 तो ऑलरेडी आपने देख लिया, और x1 देख लिया, और बचा कितना x2 कोस थीटा। तो यहाँ पे x2 डैश बराबर कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 कोस थीटा, ठीक है। अब आपको y निकालना है, इसका मतलब रेफरेंस पॉइंट से पार्टिकल y पर कितना अवेलेबल है वो चेक करना है आपको। तो यहाँ पे आप चेक करना कि रेफरेंस पॉइंट से वो कितना अवेलेबल, मतलब कि वो यहाँ से आपका यहाँ तक कितना अवेलेबल है। अब आपने रेफरेंस पॉइंट क्या माना है, जैसे मान लीजिए आपने रेफरेंस पॉइंट ऊपर का माना है, यहाँ पे ये आपको ऊपर y की तरफ रेफरेंस पॉइंट ऊपर की तरफ है, ठीक है ना, y का रेफरेंस पॉइंट ऊपर की तरफ है, तो यहाँ से लेके आपको यहाँ तक का डिस्टेंस देखना है, ठीक है ना। कहने का मतलब आपको ओरिजिन यहाँ पर आप लोग ले लो, लाइक दिस, ठीक है ना। तो पार्टिकल ऊपर से जंप कर रहा है नीचे की तरफ, तो ये आपका क्या है, 0 0 है। एक मिनट वेट करना। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आप देखना कि यहाँ पर आपके पास पार्टिकल अवेलेबल है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है 0 0, है ना। यहाँ पर ले लो आप ओरिजिन, ये 0 0 अवेलेबल है। तो यहाँ पर से ऊपर कितना अवेलेबल है, वो y2 डैश बराबर y2 डैश बराबर x2 साइन थीटा, वो भी माइनस के अंदर। बस ये आपके पास में y2 निकल गया, x2 निकल गया। बस अब आपको कुछ नहीं करना, x2 डैश और y डैश की वैल्यू को ऊपर पुट करना है। तो आपके पास दो मासेस आ गए, दोनों मासेस का करस्पॉन्डिंग दो आपके पास में काइनेटिक एनर्जी की टर्म आ गई, ठीक है। अब आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी की टर्म, है ना। तो यहाँ पे पहली बात तो आपके पास में दो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी की टर्म, और दो हो जाएगी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की टर्म, ठीक है ना। तो आप वो भी निकाल सकते हो। चलिए, तो मैं आपको हिंट कर दे रहा कि आपके पास में
पोटेंशियल एनर्जी की टर्म कितना, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है आपके पास में, तो आपको x2 डैश का डॉट निकालना पड़ेगा, y2 का डॉट निकालना पड़ेगा, तो उसका डॉट निकालना है पे एक बार, और डॉट निकालने के बाद में फिर आप लोग को क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी की टर्म भी आपको लिखना पड़ेगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा T1 प्लस T2, बट अभी आपको T2 निकालना है क्योंकि आपको x2 डैश का डॉट निकालना पड़ेगा, और उसका डॉट निकालने के लिए आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब कि x1 डॉट प्लस और x2 डॉट, क्योंकि थीटा तो आपका फिक्स है तो उसको तो चेंज करना नहीं है, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है वो तो, और आपको निकालना पड़ेगा y2 डैश का डॉट निकालना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा माइनस का x2 डॉट और साइन थीटा केवल, फिर आपको इन दोनों को सम करना पड़ेगा, स्क्वायर सम करना पड़ेगा, तो स्क्वायर सम करोगे तो कितना हो जाएगा, T2 बराबर हो जाएगा हाफ m2, क्योंकि आपका मास m2 है, तो x1 डॉट स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर को आप करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस x डॉट का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ x1 डॉट, और ये हो जाएगा x2 डॉट, ठीक है, cos थीटा। ये मैंने आपके लिख दी काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको निकालना है मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए दो ऑप्शन है, मान लो या फिर आप नीचे मान लो, कहीं भी आप मान सकते हो। अब मैंने जनरली ऊपर माना हुआ है रेफरेंस पॉइंट, तो अगर मैं रेफरेंस पॉइंट ऊपर लिया हुआ है, तो हम लोगों ने अगर रेफरेंस पॉइंट ऊपर लिया हुआ है मान लो, तो आपका डिस्टेंस पार्टिकल का आपको यहाँ से नापना पड़ेगा इतना, तो हाइट आपको चेक करना पड़ेगा। मैंने रेफरेंस पॉइंट ऊपर लिया हुआ है, इसको मत मानो, ऊपर एक ही रहने दो आप, रेफरेंस पॉइंट ऊपर की तरफ ले लो, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ऊपर से पार्टिकल कितना नीचे की तरफ है, तो जितने मास हाइट कंटेन करते हैं उतनी हमारे पास आती है टर्म। तो अगर मैंने ऊपर की तरफ रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है सपोज, तो आपका जो मास m2 है उसके पास भी हाइट कंटेन है, ऑब्वियस सी बात है, तो मुझे लेना पड़ेगा इसका नीचे की तरफ पार्टिकल का, ओके। अगर मैं ऊपर मानता हूं तो ये लेना पड़ेगा, और अगर मैं नीचे मानता हूं तो नीचे से उसकी हाइट लेनी पड़ेगी माइनस का x2। चलो एक काम करते हैं हम लोग, नीचे से मान के देखते हैं एक बार, क्योंकि नीचे से अगर आप मानते हो तो इजी पड़ जाएगा, ठीक है, और ऊपर से मानो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो मान लिया तो ठीक है, इसको मैं सोल्व करता हूँ थोड़ा सा। रेफरेंस पॉइंट हमने ऊपर माना हुआ है, तो पहला वाला पार्टिकल देखो, इसको तो आप सोल्व कर ही लोगे, टी बराबर पोटेंशियल, तो यहाँ पर पहला वाला मास हाइट कंटेन करेगा आपका, अगर मैंने ऊपर माना हुआ था नीचे की तरफ m1 gh, क्योंकि आपका अर्थ के रेस्पेक्ट में आपको देखना है, तो ये आपका अर्थ है, अर्थ के रेस्पेक्ट में आप देखोगे नीचे की तरफ तो वो आपका मास h हाइट पर कंटेन कर रहा है, और माइनस का m2g, और ये हो जाएगा x2 साइन थीटा, ओके। तो ऊपर अगर रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, वैसे अगर आपका y1 यहाँ मैंने ऊपर गलत लिख दिया, फिर यहाँ पे y1 अगर रेफरेंस पॉइंट 0 तब होगा आपका y का फॉर्मूला, आपका y 0 तब होगा जब आपने रेफरेंस पॉइंट नीचे माना, तो मैंने पहले रेफरेंस पॉइंट नीचे माना हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे y बराबर 0 लिख दिया था, बट अगर मैं रेफरेंस पॉइंट ऊपर मानता हूँ तो इसका y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का m1gh, क्योंकि वो नीचे की तरफ है ना। फिर आप जब इसका y1 डॉट निकालेंगे तो y1 डॉट बराबर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि सब कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, और आपका m1 भी कांस्टेंट है, तो वो तो सही है, उसमें दिक्कत नहीं आएगी, बट नीचे की तरफ आपको मानना है तो ये निकल जाएगा, समझ में आ रहा है। अब आपका होमवर्क केवल इतना था कि आप लाग्रांजन निकालेंगे t माइनस वी करके। अब दो है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, एक x1 है और एक x2 है, दोनों के रेस्पेक्ट में आप निकालेंगे लैग्रेंजन इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये आपका रहेगा होमवर्क, ठीक है। इस तरह से आप लोग लैग्रेंजन को सोल्व करके देखना। अगर आपको नहीं आता है सॉल्यूशन तो मुझे आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है ना, तो मैं आपको कल थोड़ा समझा दूंगा। मैं आपको इसके आंसर लिखवा देता हूँ कि इसके आंसर क्या होंगे। जब आप x1 के करस्पॉन्डिंग निकालोगे लैग्रेंजन इक्वेशन ऑफ मोशन,
तो वो आएगी m1 प्लस m x1 डबल डॉट प्लस m2 x2 डबल डॉट और कोस थीटा बराबर 0। जब आप x2 के करस्पॉन्डिंग निकालोगे इक्वेशन ऑफ मोशन, जब आप x2 के करस्पॉन्डिंग निकालोगे तो वो आएगी x2 करस्पॉन्डिंग x2 के लिए आएगी x2 डबल डॉट इज इक्वल टू g साइन थीटा अपॉन 1 माइनस m2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी क्योंकि हमारे पास दो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। करके देखना। थैंक यू सो मच। फिर हम लोग कल और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और भी हमारे पास लैग्रेंजन की इक्वेशन प्रॉब्लम्स है। तो ये आप करना, इस तरह से आपको काम करना है। जितने मासेस उतने ही काइनेटिक रिटर्न। रेफरेंस पॉइंट से केवल मास का आपको निकालना है कोऑर्डिनेट और कुछ नहीं करना होता। लैग्रेंजन में हाफ mv² निकाल के इस तरह से आप लोग कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो मुझे एक बार कमेंट कर देना, मैं आपको और समझा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।